नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और योर मनी में आज हमारा फोकस आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पर है और उसमें भी खास एनपीएस में अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं और वो भी इसीलिए क्योंकि उससे आपकी टैक्स बचत होगी, तो क्या ये फैसला सही है? योर मनी आज आपकी रिटायरमेंट और एनपीएस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देगा। लेकिन आइए शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहाँ है हमारा आज फोकस। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए चुने एनपीएस, पीपीएफ या डेट म्यूचुअल फंड्स। एनपीएस के नए नियमों से होगा कितना फायदा, बताएगा आपको योर मनी। और निवेश से जुड़े तमाम सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो हमें टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पर अपने सवाल डालिए कमेंट बॉक्स में, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ शो में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। अर्नव जी, स्वागत है आपका। हम बात करेंगे सबसे पहले एनपीएस की, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि आप एनपीएस में से लगभग 3 साल, निवेश के 3 साल के बाद 25% तक का निवेश निकाल सकते हैं। एनपीएस को लेके रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट विकल्प है ये, इसीलिए ज़रूरी भी है कि आप इसमें लॉक इन रखें, लेकिन फिर भी मांग के चलते हमने देखा कि नियमों में लगातार ढिलाई लाने की कोशिश की गई और अब 3 साल के बाद जो है आप 25% तक की रकम निकाल सकते हैं। ये किस खाते में से आप निकाल पाएंगे और क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसके चलते आप ये पैसे निकाल पाएंगे? देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनपीएस में टीयर 1 टीयर 2 दो अकाउंट होते हैं। टीयर 1 अकाउंट में आपका पैसा जो है वो पहले 60 ईयर्स तक लॉक इन हो जाता था, लेकिन अब ये इस प्रकार की छूट दी गई है कि आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए 3 साल के बाद, जिसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, बच्चों का एजुकेशन है, उसके लिए 25% तक आप पहले निकाल सकते हैं। अच्छी बात ये है कि पिछले बजट में भी एक ऐसा प्रोविज़न आया था कि इस प्रकार का 25% अगर आप पहले निकालते हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, तो ये टैक्स बेनिफिट भी इसको आ जाता है। अब दूसरी बात आई कि टीयर 2 अकाउंट में, देखो टीयर 2 अकाउंट आप तभी खोल सकते हो जब आपके पास एक टीयर 1 अकाउंट हो। तो टीयर 1 अकाउंट खोलने के बाद आप एक टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हो और टीयर 2 अकाउंट का बेनिफिट ये है कि इसमें से आप कभी भी पैसे डाल सकते हो और कभी भी पैसे निकाल सकते हो, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। तो ये आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और प्रोविज़न भी आया है कि पहले क्या था कि जो आपको टैक्स की छूट या डिडक्शन मिलता है एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो पहले सिर्फ टीयर 1 अकाउंट के लिए ही दिया जाता था। अब ये उसका दायरा बढ़ाते हुए इसे टीयर 2 अकाउंट के लिए भी आपको इस प्रकार का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब आप टैक्स बेनिफिट लेने जाते हो टीयर 2 अकाउंट के लिए, तब इसमें एक 3 साल का लॉक इन आ जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सिर्फ टीयर 1 अकाउंट के लिए टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं तो उसमें नॉर्मल कंडीशंस अप्लाई होंगी, लेकिन टीयर 2 के लिए ले रहे हैं तो इसमें जो नॉर्मली कोई लॉक इन नहीं रहता, तो 3 साल का लॉक इन आ जाएगा। ऑलराइट, लेकिन अब मुझे बताइए कि टैक्स सेविंग का सीज़न भी शुरू हो चुका है और जो लेटेस्ट बदलाव हुए हैं एनपीएस के नियमों में, उनको ध्यान में रखते हुए क्या एनपीएस अब काफ़ी आकर्षक हो जाएगा? खासतौर से अगर हम टैक्स सेविंग की ही बात करते हैं तो, क्योंकि अब विड्रॉल एक बहुत बड़ी दुविधा थी, दिक्कत थी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब नरमी आ चुकी है। क्या इसके बावजूद हमें इसमें निवेश करना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो का, अपने इक्विटी निवेश का कुछ हिस्सा अगर आप चाहें तो एनपीएस में कर सकते हैं? नहीं, देखिए, सिर्फ आप टैक्स सेविंग के बारे में बात करें तो टैक्स बेनिफिट्स 2 स्टेज पे आते हैं। जो पहला स्टेज है वो है इन्वेस्टमेंट की तरफ, और यहाँ पर जो एनपीएस है वो एक क्लियर एडवांटेज में है क्योंकि इसमें आपको एक एडिशनल टैक्स डिडक्शन मिलता है। अगर आप नॉर्मली कोई और ऑप्शन चूज़ करते हैं, पीपीएफ है, मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम है, ईएलएसएस है, तो यहाँ पर जो टैक्स बेनिफिट है वो सेक्शन 80C में 1,50,000 तक ही है। अब जब आप एनपीएस चूज़ करते हैं तो इसमें आपको 1,50,000 तक का बेनिफिट तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त 50,000 और बेनिफिट है, यानी कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके एनपीएस में एक एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। अब ये एडिशनल डिडक्शन आपको किसी और में नहीं मिलेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अब दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि आपका एनपीएस का इन्वेस्टमेंट 40,000 है और दूसरा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 1,10,000 है, तो आप एनपीएस को गिन के दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं, फिर भी आप एनपीएस में 50,000 एडिशनल डाल के वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये रिवर्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट के लिए एनपीएस में है, जो एक एडिशनल बेनिफिट है। अब आप बात करेंगे कि जब पैसा वापस आता है तब की स्थिति क्या है। उसमें भी अब जो नए बदलाव आए हैं उसमें एनपीएस में जब आपको एक चॉइस रहता है कि अप टू 60% आप एक लमसम ले सकते हैं और 40% का आपको एन्युइटी लेना पड़ेगा। तो एट द पॉइंट ऑफ विड्रॉल अब पूरा का पूरा 60% टैक्स फ्री रहेगा और ये जो कन्वर्जन इनटू एन्युइटी है उस टाइम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इन इफेक्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कोई टैक्स नहीं लगता। जब एन्युइटी का पैसा आएगा तब वो टैक्सेबल रहेगा। अब दिस इज कंपेरेबल टू पीपीएफ कि जहाँ पर आपको इंटरेस्ट और जो कैपिटल वापस आता है वो दोनों टैक्स फ्री रहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनपीएस में भी एट द टाइम ऑफ रिसीट ये जो टैक्स बेनिफिट है वो आ चुका है। ऑलराइट, लेकिन अब क्योंकि अगर आप एनपीएस में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो एनपीएस की अलग अलग स्कीम्स हैं। मुझे बताइए किस तरह के निवेशक को कहाँ निवेश करना चाहिए, और एनपीएस का खाता खुलवाने को लेकर भी बहुत दुविधा है, आसानी से ये खाता खुलता भी नहीं है। क्या हम इसे ऑनलाइन खोल सकते हैं और किस तरह की स्कीम्स हमें ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी केंद्रीय कर्मचारी जो है वो अपनी स्कीम्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह का उन्हें निवेश करना है उसकी भी छूट अब दे दी गई है। तो अब ऐसे में रणनीति क्या अपनाई जाए अगर रिटायरमेंट का ही मेरा लक्ष्य है तो? देखिए, पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपकी एज क्या है। अब नॉर्मल एज आप अगर 35 से ज़्यादा हो और आप ये एक एनपीएस अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी 50% ही कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते। और बाकी की अगर आपने 50% तक इन्वेस्ट किया तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो डेट के आप ऑप्शन में चूज़ करके डाल दीजिए। अब आप अगर 35 से कम है तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, एक और ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑप्शन है जिसमें आप 75% इक्विटी तक जा सकते हैं, पर 35 इयर्स के बाद ये धीरे धीरे कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये तय करना है कि आपको एज क्या है और क्या आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। अगर रिस्क लेना नहीं चाहते तो इसमें आप डेट के ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन आइडिया है ये है कि एक ही जगह पे आपको डेट, इक्विटी सभी चीज़ें मिल रही है। तो आप इस प्रकार का मिक्सचर लीजिए जिसमें आप इक्विटी का भी एक्सपोजर ले सके और आप धीरे धीरे उसे कम भी कर सकते हैं एज यू नियर रिटायरमेंट। तो ये एक आपके लिए चॉइस रहता है कि इस प्रकार से आप अपना एलोकेशन करें। अब इसके सामने आपके पास 8 फंड मैनेजर भी है, तो आपको ये चूज़ भी करना पड़ेगा कि कौन से फंड मैनेजर को आप अपना पैसा एलोकेट करना चाहते हैं। इसके लिए आप फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। आप हर पेंशन फंड मैनेजर या 8वां फंड मैनेजर के वेबसाइट पे जाके उनका पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं कि लेटेस्ट पोर्टफोलियो स्कीम का क्या है, और उस प्रकार से आप एलोकेट कर सकते हैं या एक फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। तो आप ये सब चीज़ देखकर अपना एलोकेशन तय करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है तो आपको उसमें भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जिसमें ऑटोमेटिक एलोकेशन होता है। ये ऑटोमेटिक एलोकेशन आपके एज के हिसाब से होता है और हर साल रीबैलेंसिंग हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और उसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है रीएलोकेशन में इक्विटी का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ऑलराइट, चलिए आज हमारा फोकस केवल एनपीएस पर है, लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि रिटायरमेंट के लिए अक्सर पीपीएफ को भी हम कंसिडर करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कमाना शुरू करते हैं तो पीपीएफ में भी निवेश की शुरुआत हो जाती है, लेकिन रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य के लिए एनपीएस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पीपीएफ हो गया या डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनमें से सही रास्ता कौन सा है? किसमें आपको ज़्यादा मुनाफा होगा और किससे आपका रिटायरमेंट का लक्ष्य पूरा होगा? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। एनपीएस पे कोई सवाल
पूछना चाहते हैं अगर, तो फेसबुक पे लाइव हैं हम, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। जर्मनी का फोकस आज आपके रिटायरमेंट लक्ष्य पर है और साथ ही आपको बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आपको टैक्स सेविंग निवेश करना है तो एनपीएस, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स, किसका रास्ता आपको अपनाना चाहिए। और एनपीएस पे बहुत दर्शक अपने सवाल हमें भेज रहे हैं और इस कड़ी में एस रूपचंद जी का सवाल मैं लूँगी। और ये एक सीनियर सिटीजन है और फरवरी 2018 में इन्होंने 7 साल के अभी हुए हैं और इन्होंने एनपीएस खाते में लगभग 1,70,000 का कॉर्पस बनाया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि बिना एन्युइटी खरीदे पूरी रकम क्या ये निकाल सकते हैं, और अगर ये निकालते हैं तो क्या इस कॉर्पस पे टैक्स लगेगा, और इस पर अगर कोई टैक्स छूट मिल सकेगी तो वो किस सेक्शन के तहत मिलेगी। ITR 2 में अगर कोई रकम दिखानी होगी तो वो कितनी रकम दिखानी होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत पहलू हैं इस सवाल के, तो 2 पहलुओं में चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें। सबसे पहले क्या इन्हें एन्युइटी खरीदनी होगी, कंपल्सरी होगा अगर जो एक मुश्त रकम जमा कर रखी है 1,70,000 की उससे? इसमें एनपीएस में एक रूल है कि अगर आपकी जो कॉर्पस है वो 2 लाख से कम होती है, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस, तो उसमें आपको एन्युइटी खरीदने की कोई जो फोर्सफुली आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पूरा रकम निकाल सकते हैं। ओके। तो अगर आप पूरा रकम निकाल लेते हैं तो 60% इसका टैक्स फ्री हो जाएगा और फिर बाकी के 40% पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ऑलराइट। अब जो ये ITR 2 में बताने की बात कर रहे हैं, डिस्क्लोज करने की बात कर रहे हैं, इसे कैसे किया जाएगा? देखिए, इसमें आपको देखना चाहिए कि ये कौन से हेड में आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और उस हिसाब से अपने ITR 2 में जब भरते हैं तो उस हेड में इस रकम को जोड़ के आपको दिखाना पड़ेगा। ऑलराइट रूपचंद जी, आप फोन लाइन पर तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं और विजय कुमार का सवाल मैं लूँगी। सरकारी नौकरी में है ये और 84,000 रुपये हर महीना ये कमाते हैं। अब बोल रहे हैं कि इनके GPF में लगभग 25,000 रुपये का निवेश होता है। साथ ही इनकी वाइफ की भी इन्होंने फाइनेंशियल डिटेल्स दी हैं जहाँ पे वो 70,000 रुपये हर महीना कमाती हैं और पत्नी की आय से NPS में 10% की बचत होती है, यानी इनकी पत्नी के निवेश से NPS में निवेश होता है इनकी पत्नी की सैलरी का। लेकिन इनका सवाल है NPS बनाम म्यूचुअल फंड्स को लेकर, पूछ रहे हैं कि ज़्यादा कमाई किस में निवेश करने से होती है, NPS का रास्ता अपनाना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स का। साथ ही लक्ष्य भी इन्होंने अपने लिए डिसाइड किए हुए हैं, 10 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं और हर महीने 50,000 तक का निवेश कर सकते हैं। साथ ही पूछ रहे हैं कि इनका जो GPF का खाता है क्या उसमें इनको जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मुझे ये बताइए कि म्यूचुअल फंड्स और NPS को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कंपैरिजन सेम प्रकार के फंड्स को कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NPS में तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो इन स्कीम्स को हम हर तरह के फंड के साथ कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, आपको जो आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, देखिए NPS में आपके पास 3 ऑप्शन है। इक्विटी ऑप्शन है, गवर्नमेंट बॉन्ड ऑप्शन है और कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑप्शन है। एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है, पर हम इसे वैसे भी आपको 5% से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 ऑप्शन लेते हैं। अगर आप इक्विटी फंड का NPS का परफॉर्मेंस अपने फंड के बारे में कंपेयर कर रहे हैं तो आपको इक्विटी फंड से कंपेयर करना चाहिए। सिमिलरली जब आप गवर्नमेंट फंड का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको गिल्ड फंड से करना चाहिए और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का जो दूसरे मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फंड है उससे करना चाहिए। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि बहुत दर्शक जो हैं स्कीम्स को लेके कंफ्यूज्ड भी हैं। फेसबुक के दर्शक निश्चित घोष भी पूछ रहे हैं कि स्कीम E या स्कीम A का मतलब क्या होता है, अगर NPS में निवेश करना हो तो किस स्कीम का चुनाव कैसे करें, ये भी एक दुविधा है। देखिए, इसमें जो 4 कैटेगरी है, A ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, E इक्विटी है, G गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और C कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। अब इसमें E का भाग है, जो इक्विटी का भाग है, वो आप 50% से ज़्यादा नहीं ले सकते और अगर 50% तक लिया हुआ है तो आपको बाकी का हिस्सा जो है वो दूसरे C, G और A में आपको बांट देना चाहिए। A का भी एक लिमिट होता है, लेकिन मेनली आप C, G और E में, यानी कि इक्विटी में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको इसको ब्रेकअप करना है। तो ये अगर आप कंपेयर करें तो जो इक्विटी का ऑप्शन है वो आपको इक्विटी एक्सपोजर देता है, दूसरे ऑप्शंस जो है आपको डेट एक्सपोजर देते हैं। तो अगर आप कंपेयर करें म्यूचुअल फंड्स के सामने तो इक्विटी का इक्विटी से कंपेयर कीजिए और डेट का डेट से कंपेयर कीजिए। अब GPF के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है पूरा डेट इन्वेस्टमेंट है, तो उसका जो रिटर्न है
वो फिक्स्ड रहता है, यानी कि इन द सेंस कि आपको पता है कि कितना आने वाला है, दो इसका एनुअल आपको पता चलेगा। लेकिन उसके सामने जो म्यूचुअल फंड और एनपीएस का इन्वेस्टमेंट का डेट पोर्शन भी है, उसमें आपको रिटर्न पता नहीं चलता, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा कमाने की इसमें क्षमता रखता है। पर एनपीएस का मेन बेनिफिट ये है कि आपको इक्विटी डेट दोनों साथ में एक साथ मिलता है, तो आपको इसके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट नहीं करने पड़ते और एक साथ आप इंटरनली एलोकेट करके अपना एक्सपोजर बदल सकते हैं और उसमें रिटर्न कमा सकते हैं। अब विजय जी के सवाल का जवाब आप क्या देंगे? इनको अपना जीपीएफ का खाता कंटिन्यू करना चाहिए निवेश? देखिए, आप उसमें ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कंटिन्यू तो करना चाहिए, लेकिन उसमें अगर आपको एडिशनल अमाउंट अपने हिसाब से जो नॉर्मल कट होता है उसको जाना देना चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखें, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स बताए हैं उसमें वो डेट हैवी है, तो इनको म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ना चाहिए और उसमें थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर भी लेना चाहिए, क्योंकि वरना अब उनके पोर्टफोलियो में जो बैलेंस चाहिए वो नहीं आएगा। ऑलराइट, और इनको जो अपना फाइनेंशियल लक्ष्य पूरा करना है, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, 10 साल का समय दे रहे हैं, तो कितना निवेश करना होगा? और देखिए, अगर 10 साल में आपको 1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करना है तो आपको 40,000 प्लस पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से उनके पास सेविंग्स तो है, तो वो इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे समय में इतना बड़ा लक्ष्य अचीव करने के लिए आपको जो अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए। अगर आप एट 12% रेट ऑफ रिटर्न ये सेम गोल 20 साल में करते हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ चाहिए। ऑलराइट, और आप लार्ज कैप और मिड कैप के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अर्नव जी की तरफ से आपको लार्ज कैप में फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड रेकमेंड किया जा रहा है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और मिड एसेट इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड आपको मिड कैप में। चलिए, हम आ गए हैं अब शो के आखिरी पड़ाव में और फेसबुक के दर्शक देवेंद्र कुमार का सवाल मैं लूँगी। ये पूछ रहे हैं कि अगर ये अपनी जॉब स्विच करते हैं, यानी अगर सेंट्रल की बजाय सेंट्रल के बाद अगर ये स्टेट में कहीं जॉब लेते हैं, तो क्या ये अपने एनपीएस खाते को कंटिन्यू कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा जब ये अपनी सरकारी नौकरी में बदलाव करते हैं? तो ये एनपीएस का अकाउंट वैसे पूरी तरह पोर्टेबल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जॉब चेंज किया तो आपको नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक ही अकाउंट है जो प्रीवियस जॉब में जो इन्वेस्टमेंट इस एनपीएस अकाउंट में जाता था, तो आप ये एनपीएस अकाउंट की डिटेल्स अपने नए जॉब में अपने एम्प्लॉयर को जब देंगे तो ये अपना नया कंट्रीब्यूशन भी इसी अकाउंट में जाएगा। इसके लिए आपको कोई नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है और सेम अकाउंट से आप अपना पूरा प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने जो इन्वेस्ट की हुई रकम है उसको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है और वो एक्यूमुलेट होती जाती है, और आपको वैसे प्रोसीजर में कोई करना की एडिशनल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एड्रेस बदल गया है तो आप सिर्फ एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपना अकाउंट में, उस डिटेल से आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अर्नव जी आज शो पर आने के लिए। लेकिन योर मनी में अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल अब और किफ़ायती दाम पर CNBC आवाज़ देखने के लिए